नमस्ते। सोचिए क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट एक ही वक्त में तरक्की और तबाही दोनों ला सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ग्रेट निकोबार प्लान के मामले में यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढने वाले हैं। ये उठता है कि भाई आखिर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस एक चीज से लगा लीजिए, इसका बजट। जानते हैं कितना? पूरे 92,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 92,000 करोड़। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, ये बहुत ही बड़ा और अहमियत रखने वाला प्रोजेक्ट है। तो इस भारी भरकम बजट से वहां पर चार बड़ी चीजें बनाने का प्लान है। पहला, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। दूसरा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, एक पूरी की पूरी नई टाउनशिप बसाई जाएगी। और चौथा, इन सब को चलाने के लिए एक गैस और सोलर पावर प्लांट भी। मतलब ये पूरा पैकेज इस योजना को वाकई में बहुत बहुत बड़ा बना देता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस तरह के बड़े विकास की एक कीमत होती है और यहाँ वो कीमत बहुत भारी हो सकती है, खासकर हमारे पर्यावरण के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण को लेकर क्या-क्या खतरे बताए जा रहे हैं। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली बात, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे इसका एक अनुमान है और वो संख्या है 8.5 लाख। हाँ, 8.5 लाख पेड़। और ये कोई सड़क किनारे लगे पेड़ नहीं है। ये 8,50,000 से ज्यादा पेड़ गैलाथिया नेशनल पार्क के बेहद घने सदियों पुराने वर्षावनों का हिस्सा हैं। ये एक ऐसा इलाका है जो कुदरती तौर पर आप कह सकते हैं अनमोल है। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, खतरा इससे भी कहीं बड़ा है। देखिए, समुद्र के नीचे जो मूंगे की चट्टानें हैं, कोरल रीव्स, वो तबाह हो सकती हैं। जो जायंट लेदरबैक टर्टल हैं, उनके अंडे देने की जगह खत्म हो सकती हैं। और तो और जंगल में रहने वाले करीब 330 तरह के जीव जंतुओं का घर छिन सकता है। और इन सब के ऊपर जो शोम्पेन जनजाति वहां रहती है, उनके शिकार करने और रहने के इलाकों पर भी सीधा असर पड़ेगा। तो ये तो हुई पर्यावरण की बात, लेकिन इस कहानी का एक और बहुत बहुत जरूरी पहलू है, और वो है इंसानी पहलू, जो सीधे सीधे वहां के आदिवासी समुदायों से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ दो मुख्य आदिवासी समूह हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। एक तरफ हैं निकोबारी लोग। इस प्लान में कहा गया है कि उन्हें कहीं और बसाया जाएगा, पर दिक्कत यह है कि उन्हें ये साफ साफ बताया ही नहीं गया है कि कहाँ और कैसे। और दूसरी तरफ है शोम्पेन जनजाति। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मतलब बहुत ही संवेदनशील समूह जो जंगलों में ही रहता है। अब उन्हें डर सता रहा है कि उनके जंगल ही छीन लिए जाएंगे, उन्हें उनकी ही जमीन से हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है जानकारी का अभाव, मतलब क्लैरिटी की बहुत बड़ी कमी। और इससे भी बढ़कर इन आदिवासी समुदायों की सहमति और उनके अधिकारों को लेकर जो चिंताएं हैं, वही इस पूरे मामले के केंद्र में हैं। और बस यहीं से उठता है सहमति का सवाल। एक ऐसा सवाल जो अब सिर्फ बातचीत का नहीं, बल्कि एक कानूनी और नैतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक टर्म को जानना बहुत जरूरी है, FPIC। इसका मतलब है फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी स्वदेशी समुदाय को प्रभावित करता है, तो उस समुदाय को पूरी जानकारी के आधार पर बिना किसी दबाव के हाँ या ना कहने का पूरा अधिकार है। अब देखिए, इस केस में सहमति को लेकर हुआ क्या। सरकार का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में ट्राइबल काउंसिल से मंजूरी ले ली थी, लेकिन फिर 2022 में खबर आती है कि काउंसिल के सदस्यों ने अपनी वो सहमति वापस ले ली है। और आज की तारीख में ये पूरा का पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। यही नहीं, आरोप ये भी हैं कि जिस तरह से ये सहमति ली गई, वो तरीका ही सही नहीं था। कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट प्लान था, उसका पूरा पूरा अनुवाद हिंदी में किया ही नहीं गया। उसे पढ़ने और समझने के लिए वक्त भी बहुत कम दिया गया और एक तरह का दबाव था कि इस पर जल्दी से हामी भर दी जाए। तो अब इतनी सारी उलझनों के बीच सवाल ये है कि आगे क्या? क्या कोई सही रास्ता है? क्या किया जाना चाहिए? जानकारों का मानना है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। स्टेप 1, जो भी समुदाय प्रभावित हो रहे हैं उनसे पूरी तरह पारदर्शी तरीके से सलाह मशवरा किया जाए। स्टेप 2, उन्हें साफ साफ बताया जाए कि उन्हें कहाँ बसाया जाएगा और कैसे। स्टेप 3, उन्हें कोई भी फैसला लेने के लिए भरपूर समय दिया जाए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी सही और सच्ची सहमति ली जाए। तो इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो ये है कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अपने बड़े लक्ष्यों
और जो वहाँ के लोग हैं उनके अधिकारों और कानूनी सहमति के बीच एक बैलेंस बनाना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी देश अपने विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों और अपने ही सबसे कमजोर समुदायों के अधिकारों और साथ ही अपने पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।